नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पुनः एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है यह है संसद, ठीक है ना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या संसद, भारतीय संसद कहिए या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहिए, बात एक ही है। तो ये चूँकि एक बॉडी है भाई, सर्वोच्च एक संस्थान है भारत का, तो इसके संबंध में देखते हैं कि जो संसद है, जो भारतीय संसद है, इसका गठन कैसे होता है या इसकी स्थापना कैसे होती है, इसमें कौन कौन शामिल होता है और किससे मिलकर के संसद का गठन होता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बराबर आपके वनडे कंपटीशन में पूछता रहता है इस तरह से। तो देखते हैं मुख्य रूप से जो संसद के गठन के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि भारत की एक संसद होगी। ये इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में है या 79 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि जो संसद के गठन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, इसके संबंध में अनुच्छेद 79 में इसका प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से देखते हैं, ये भी कभी कभी बराबर वनडे कंपटीशन में प्रश्न पूछता है कि जो संसद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में, ठीक है ना। ये तो आप जान ही गए। तो यह पार्लियामेंट जैसा शब्द जो है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है या संसदात्मक शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन से ली गई है। तो ये संसद जैसा जो भाग है यह मुख्य रूप से ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, इसीलिए इसमें समाहित किया गया है, ठीक है ना। इतना तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब देखते हैं कि भारतीय संसद का जो गठन है ये किससे मिलकर के होता है, ठीक है ना। तो भारतीय संसद के 3 सदन यानी 3 सदन से या 3 भाग से ही भारतीय संसद का गठन होता है। तो वह 3 भाग कौन से हैं? लोकसभा है, ठीक है ना। यानी कि संसद का जो गठन होता है या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो गठन होता है, उसमें पहली जो बॉडी होती है वह होती है लोकसभा। लोकसभा का ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो लोकसभा यह पहला भाग है संसद का। दूसरा भाग है राज्यसभा, ठीक है ना। और तीसरा भाग है राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संसद का जो गठन है वह लोकसभा, धन राज्यसभा, धन राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और बराबर आपके वनडे कंपटीशन में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है, ठीक है ना। हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अलावा जो चौथा विकल्प होगा वही नहीं रहेगा। तो भारतीय संसद जिसका संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है, इसका गठन इसके गठन में 3 लोग शामिल होते हैं। लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। तीनों से मिलकर के ही भारतीय संसद का गठन होता है। इन सभी का संवैधानिक उल्लेख भी है। देखते हैं जो लोकसभा की संरचना है, लोकसभा की संरचना जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। यानी कि लोकसभा की संरचना, यानी कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा लोकसभा का, उसकी संरचना कैसी होगी, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के विषय में बताया गया है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी। ये विभिन्न प्रकार की बातें जो हैं ये संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 80 हो गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, तो संविधान का अनुच्छेद 52 जो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है। हमेशा ये क्वेश्चन आता है
कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 52, ठीक है ना, या भारत का राष्ट्रपति या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये इस तरह की बातें जो है संविधान के अनुच्छेद 52 में दी गई हैं। तो ये सभी बातें हैं। अब देखते हैं कि अब इनकी संरचना जो है और इनको किस नाम से पुकारा जाता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा, देखिए लोकसभा जो है जैसा कि वो सबसे लोकप्रिय सदनों में आता है ये, और सबसे अधिक चर्चा भी इसकी होती है। तो लोकसभा जो होती है, इस लोकसभा के कई नाम रखे गए हैं अपने, जैसे लोकसभा को कौन कौन सा, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। पहली बातें देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लोकसभा को निम्न सदन कहेंगे, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहेंगे, और लोकसभा को परिवर्तनशील सदन कहेंगे, और लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहेंगे। यानी कि ये चारों बातें लोकसभा के संबंध में कही गई हैं। यह बराबर क्वेश्चन आपके वनडे परीक्षाओं में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न सदन है, तो लोकसभा निम्न सदन है। कौन सा लोकप्रिय सदन है, तो कौन सा लोकप्रिय सदन है, लोकसभा सबसे लोकप्रिय सदन है। और कौन सा परिवर्तनशील सदन है, तो जैसा कि जानते हैं कि 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, तो ये परिवर्तनशील सदन है। और अस्थायी सदन, यानी आप समझ ही रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद चुनाव होगा तो अस्थायी ही होगा। साथ ही लोकप्रिय सदन इसलिए है कि जो राजनीति करने का या जो प्राधिकारी होते हैं मुख्य रूप से, यह सभी लोग चुनाव लड़ते हैं और तरह तरह के बयानबाजी, यानी सबसे अधिक चर्चा का विषय जो है ये लोकसभा ही होता है। तो लोकप्रिय सदन जो है इस प्रकार से, तो चारों नाम जो है लोकसभा के हैं, कौन कौन से, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, परिवर्तनशील सदन और अस्थायी सदन होते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा का जो गठन होता है या लोकसभा का जो चुनाव होता है, तो उसमें कौन कौन से सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं और चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है, देखिए ये भी क्वेश्चन बराबर वनडे कंपटीशन पूछता है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या, लोकसभा की न्यूनतम संख्या या वर्तमान लोकसभा की संख्या, ये तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अधिकतम संख्या जो है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 552 है। यह हमेशा याद रखेंगे आप कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552। अब देखिए जो 552 अधिकतम संख्या है उसका डिफाइन किया गया है। जैसे जो 552 में 530 सदस्य जो होंगे वह राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, ठीक है ना। जैसे लोकसभा की जो सीटें होती हैं राज्यों से, अपने जैसे यूपी में 80 है, मध्य प्रदेश में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और, तो यह जो 530 सदस्य होंगे, लोकसभा के 530 सदस्य होंगे, तो यह राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जिससे जितने राज्य हैं उनके प्रतिनिधि होंगे, ठीक। और 20 प्रतिनिधि जो लोकसभा के होंगे वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, 20 सदस्य। तो जिन संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा का चुनाव होगा तो वहाँ के 20 प्रतिनिधि होंगे। और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, तो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय होंगे। तो 530 धन 20 और धन 2 मिला देंगे तो आपका हो जाएगा 552। तो 552 जो है ये अधिकतम संख्या है लोकसभा की, ठीक है ना। वर्तमान और न्यूनतम जो संख्या है लोकसभा की, वर्तमान और न्यूनतम संख्या कितनी है, 545। एक्चुअल में यही 545 है और इसी पर निर्वाचन भी होता है, ठीक है ना। तो वर्तमान पूछे या न्यूनतम पूछे तो आप 545 ही लगाएंगे। ये बराबर कंपटीशन में प्रश्न आते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है इसमें। तो 545 जो है, तो इसमें इसका डिफिनेशन करेंगे तो 530 सदस्य जो होंगे यह राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, और जो 13 सदस्य होंगे यह संघ राज्य क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, ठीक है ना। और 2 सदस्य जो होंगे आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे, है ना, भारतीय और यूरोपीय, है ना, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होंगे। तो 530 धन 13 और धन 2 मिला देंगे तो 552 हो जाएंगे। तो इसमें इस तरह से अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या, वर्तमान संख्या, ये इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो वर्तमान संख्या का न्यूनतम संख्या का पूछता है 530 धन 13 धन 2 तो 545 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंपटीशन में प्रश्न जो है बराबर पूछे जाते हैं।
चलिए, ये लोकसभा तो समाप्त हो गया। अब देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है ना। जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया था आपको, राज्यसभा को उच्च सदन कहेंगे, अलोकप्रिय सदन कहेंगे, अपरिवर्तनशील सदन कहेंगे और अस्थायी सदन कहेंगे। ये सारी बातें जो है लोकसभा राज्यसभा के संबंध में कही गई हैं। और इन चारों बातों से एक प्रश्न जरूर वनडे कॉम्पिटिशन में पूछता है। तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है, ठीक है ना, उच्च सदन है। राज्यसभा अलोकप्रिय सदन है, राज्यसभा अपरिवर्तनशील सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता है और इसके सदस्य जो हैं 1/3 सदस्य हमेशा ये 2 वर्ष के लिए रिन्यूअल होते रहते हैं। 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और ये रिन्यूअल होते रहते हैं। ये कभी भंग होने वाली सदन नहीं है। तो लोकसभा कभी भंग न होने वाला सदन है, यानी लोकसभा अस्थायी सदन है और उच्च सदन है, ठीक है ना। कानून के निर्माण में यदि लोकसभा नहीं है और अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो राज्यसभा द्वारा बनाया गया कानून और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। इस प्रकार की भी इसको पावर दी गई है कि अगर लोकसभा नहीं है, लोकसभा का गठन नहीं हुआ है या लोकसभा नहीं है भारत में, तो राज्यसभा से ही कार्य चल सकता है। तो ये सभी जो बातें कही गई हैं तो लोकसभा राज्यसभा के संबंध में कही गई हैं। ये क्वेश्चन जो है हमेशा वनडे कॉम्पिटिशन में पूछता है। देखते हैं कि अब इसके जो संख्या है, संख्या के विषय में देखते हैं। जैसे हमने लोकसभा के विषय में बताया, अधिकतम संख्या 552, न्यूनतम संख्या 545। अब इसमें राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 होते हैं, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। अब जो 250 होंगे तो वो कौन से होंगे? तो न्यूनतम संख्या जो होती है राज्यसभा की न्यूनतम संख्या 238 है, ठीक है ना, जिसमें से राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसमें देखिए, अधिकतम जो सदस्य संख्या है राज्यसभा के, अधिकतम सदस्य संख्या जो है 250 हमने बताया। अब 250 में न्यूनतम जो होंगे 238 होंगे, जो राज्य से मनोनीत होकर के जाएंगे, निर्वाचित होकर जाएंगे। और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होंगे वह 12 सदस्य होंगे, है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत जो सदस्य होंगे, तो जैसे साहित्य है, पत्रकारिता है, समाज सेवा है, ये विभिन्न 4 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जिसमें 12 सदस्य यदि पारंगत हैं यह इन कला क्षेत्र, साहित्य, सभी क्षेत्रों में, तो वो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर लेता है। तो वह 238 और धन 12 यानी 250 सदस्य इसके हो जाएंगे। तो इस तरह से हो जाता है। हाँ, वर्तमान जो संख्या है राज्यसभा की, वर्तमान जो संख्या है 245 है, ठीक है ना। वर्तमान संख्या कितनी है? 245 है। अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 238 होती है। और 238 में 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, उसमें जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगी। तो ये सब कन्फ्यूजन के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। अधिकतम, न्यूनतम, वर्तमान से आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कांसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए, तीसरा सदन जो संसद का तीसरा सदन है, तो तीसरा सदन जो है राष्ट्रपति का है। यानी कि संसद के गठन में राष्ट्रपति का भी रोल है, यानी राष्ट्रपति का भी एक भाग है। अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। तो राष्ट्रपति का गठन कैसे होगा, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसके संबंध में बहुत डिटेल चर्चा किया था। बहुत अच्छी वो क्लास मेरी गई थी। राष्ट्रपति जो है जो संघ कार्यपालिका प्रमुख होता है, संघ कार्यपालिका प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख नहीं होता। संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो है संघ मंत्रिमंडल होता है, ठीक है ना। ये भी आपको जानना जरूरी है। आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो राष्ट्रपति जो होता है यह संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसका गठन कैसे होगा? तो लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है ना, लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि। तो जैसा कि लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे सांसद होता है, ठीक है ना,
तो वो भाग लेता है। और कौन होता है? राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है ना। तो लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, धन राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और धन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है ना। देखिए राज्यों की, यानी कि भारत में जितने राज्य होंगे जहाँ पे लोकसभा, हाँ, जहाँ पे विधानसभाएं होंगी, तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी विधायक, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी विधायक। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायक भी भाग लेता है, ठीक है ना। लेकिन यह शब्दावली अगर बदल दे, विधान परिषद कर दे, तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में कतई भाग नहीं लेते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, धन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और धन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, न कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी विधायक भाग लेता है। तो यह तीनों मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो संसद के गठन के संबंध में सारी बातें आपको हमने बता दिया। क्वेश्चन जिस तरह से आता है उस तरह से भी हमने बताया कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है ना। तो जैसा कि मुझे विश्वास है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई कंप्लेन आपकी हो या कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर हमको आप संदेशा दीजिए। कुछ कमियां होंगी तो सुधार करेंगे। बहरहाल तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।